हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग। हम लोग ने पर्यावरण की सीरीज़ स्टार्ट की है। चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से किए हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो जो भी वनस्पति के बारे में हम पढ़ेंगे और वन्य जीव के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इसमें जानकारी दी गई है। बाकी इसमें ज़्यादातर जानकारी वनस्पति की है कि कौन से कटिबंध में कौन सी वनस्पति होती है। देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा प्रसंग लेते हैं ये लोग कि सलीमा नाम की लड़की को लेते हैं और वो कहाँ ग्रीष्म शिविर में गई थी घूमने के लिए। तो वो मतलब बहुत उत्साहित थी और अपने सहपाठी थे जो उनके साथ गई थी। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में मनाली जगह है उधर। तो उसे सब स्मरण था कि वो बस में कैसे चढ़ाई चढ़ रही थी और वहाँ की कैसी स्थलाकृति थी और जो भी वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति थी। और तो उसने वहाँ मतलब कि वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर वो बहुत हैरान थी कि मतलब कैसे हम जा रहे हैं तो वनस्पति बदल रही है। ठीक है, गिरिपाद में स्थित, जैसे कि गिरिपाद मतलब क्या होता है कि जैसे ये पर्वत हो गया तो ये पर्वत का क्या होता है, गिरिपाद होता है। ठीक है, जो नीचे का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, गिरिपाद। तो गिरिपाद में स्थित क्या था, साल सागौन के घने वन धीरे धीरे क्या थे, अदृश्य हो गए थे। फिर पर्वत की जहाँ ढलान होती है वहाँ पर क्या थी, ये ढलान होती है तो यहाँ पे क्या उसने देखा कि पतली नुकीली पत्ती थी और शंकुआकार विकतान लंबे वृक्ष थे। मतलब कि ऐसे शंकु के आकार के लंबे वृक्ष थे और उनकी पत्तियाँ कैसी थी, नुकीली थी। दिखने लगी। उससे पता चला कि वे क्या है, शंकुधारी वृक्ष है। उनको क्या बोलते हैं, शंकुधारी वृक्ष। फिर लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर भी उसका ध्यान गया। वे क्या थे, रोडोडेंड्रॉन। क्या थे, रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे जब वो रोहतांग दर्रे के रास्ते में उसने देखा कि भूमि पर क्या है, छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर तो क्या बर्फ़ भी ढकी है। तो ये सारी चीज़ें उसने देखी। तो सलीमा के अवलोकन मतलब सलीमा ने जो देखा, हम उससे क्या अनुमान लगा सकते हैं, हम उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे संबंधित है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो क्या होती है, वनस्पति की विशेषताएं भी बदलती हैं। जैसे सलीमा ने नीचे क्या देखा था, गिरिपाद पे साल सागौन थे और जैसे ऊपर गई वो ढलान पे उसने क्या, शंकु आकार की वो देखी वनस्पति। ठीक है, और ये जो इन्होंने बताया ना रोडोडेंड्रॉन, तो ये वो पुष्प है जो इन्होंने विशेषता बताई है। मतलब मनाली के आसपास जो पुष्प पाया जाता है वो ज़्यादातर ये सुंदर पुष्प पाया जाता है। फिर क्या देखेंगे हम कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। ये हम पहले जो प्रीवियस पढ़े हैं ना अपन ने चैप्टर, उसमें हमने देखा है कि कैसे ऊंचाई के साथ जो हमारा 0 डिग्री होता है उसमें तापमान बहुत अधिक होता है। फिर ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, घटते जाता है, जो 90 डिग्री पर ध्रुव रहता है। तो ये कह रहे हैं ऊंचाई ऊंचाई में परिवर्तन के साथ क्या होता है, जलवायु में भी परिवर्तन होता है। इसके कारण क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव होता है। प्राकृतिक वनस्पति आपको पता है तापमान के अनुसार और वहाँ की जो स्थलाकृति है उस पर निर्भर करती है। जहाँ पर कम तापमान होता है वहाँ पर कौन से, जहाँ पर अधिक तापमान होता है मतलब कि ज़्यादा जो उष्ण कटिबंध होता है, रेगिस्तान, वहाँ पे क्या कांटेदार वृक्ष होते हैं। तो ये बता रहे हैं। फिर क्या है, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। अब जो वनस्पति है वो बढ़ती कैसे है, काय पर निर्भर करती है, तो जो वहाँ का तापमान होता है और जो नमी होती है उस पर निर्भर करती है। इसके अलावा कि यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। कोई पूछे कि वनस्पति जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी वृद्धि काय पर निर्भर करती है, तो जो उस क्षेत्र का तापमान होता है प्लस जो वहाँ पे नमी बनी रहती है मिट्टी में, उसके साथ साथ ही वहाँ पर जो ढलान है और जो मिट्टी की परत की मोटाई है, इन जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। जैसे अगर जो चाय के बागान होते हैं ना वो ढलान पे बनते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी वनस्पति कहाँ भी उग जाती है। तो ये सारे कारक होते हैं जिन पर क्या करती है, निर्भर रहती है।
इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ये ऊपर घटक दिए गए हैं, ऊपर जो ये घटक है ना, ये सारे घटक तो ऊपर दिए गए हैं, तो इनके अंतर क्या होता है, घटकों के अंतर के कारण क्या होता है कि किसी स्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति है ना, तो उसकी सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। सघनता मतलब कि क्या होता है, पेड़ों मतलब कि इतनी क्षेत्र में कितने जो पेड़ हैं वो उसकी क्या होती है, सघनता। और प्रकार मतलब तो पता ही है आपको कौन से प्रकार का वृक्ष कहाँ होता है, तो ये सब कारकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को हम कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं, तो मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। और जो मैंने ये हाईलाइट किया है ना, ये आपके जो क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं ना चैप्टर के बाद में अभ्यास में, उसके आंसर है। तो जब मैं आंसर करवाऊँगी तब भी, और यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा आप लोग, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे से समझ में आते जाए। यहीं पे क्या है, 3 जो वो है वो क्या है, पहला तो है वन। तो वन क्या है, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। वन कहाँ उगते हैं, तो जहाँ पर तापमान उपयुक्त होता है उनके लिए, और क्या होता है, वर्षा भी क्या होती है, अच्छी मात्रा में होती है, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्या है, घास स्थल। तो घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो जो मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, घास स्थल विकसित होते हैं। और कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल कहाँ होती है, शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। शुष्क क्षेत्र जैसे हमारे यहाँ का भारत में अगर देखा जाए तो रेगिस्तान, तो यहाँ पे क्या होती है, राजस्थान में जो रेगिस्तान है वो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। तो हमने क्या देखा कि 3 प्रकार देखे हमने। पहला क्या देखा, वन देखे। ये क्या है, वन होते हैं जहाँ पर क्या होती है, अच्छी वर्षा होती है और तापमान अच्छा होता है। दूसरा क्या होता है, घास स्थल, जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है, ना ज़्यादा वर्षा ना कम वर्षा, तो हाँ घास स्थल। और जहाँ पे कम वर्षा होती है, शुष्क क्षेत्र होते हैं, वो क्या होते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ। अब देखो क्या है कि सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना अनुभव अपने पिता को बता रही थी। जैसे हम लोग बताते हैं कि यहाँ गए थे वहाँ, तो उसके पिता ने तो विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं, तो उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो उन्होंने ये भी बताया कि उपध्रुवीय प्रदेश हैं जो, तो उनमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जो उपध्रुवीय प्रदेश होते हैं वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ। और आर्द्र प्रदेशों में क्या पाए जाते हैं, घने आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वाले वन पाए जाते हैं। तो ये सारे जो इन्होंने बताया है वो पहले से भी अनुमान लगा सकते हैं, है ना, कि जो रेगिस्तान में इन्होंने कांटेदार वृक्ष बोले हैं वो हमने यहाँ पर देखा। क्या देखा था कि कांटेदार झाड़ियाँ, और जो मध्यम वर्षा होती है वहाँ घास स्थल। इसी प्रकार से इनने इसको बांटने का प्रयास किया है। फिर सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। जो हमको भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो वनस्पतियाँ मिलती हैं वही वनस्पतियाँ कहाँ, हिमालय पर्वत में मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण क्या है, तो जलवायु का बदलाव। अब आप अगर सोच रहे होंगे या सोचिए कि ये बदलाव क्यों है, तो ये है जलवायु के कारण। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति, उनके गुण और वहाँ प्रवास करने वाले कौन कौन से वन्य जीव हैं, ये सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या क्या हम पढ़ेंगे अब, कि प्राकृतिक वनस्पति वहाँ कौन सी पाई जाती है, क्या उनके गुण है, और वहाँ प्रवास करने वाले जो वन्य जीव हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ये कांटेदार झाड़ियाँ दिखाई गई हैं। जो बबूल का पेड़ होता है और जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो इसी के अंतर्गत आएंगी। ब्राज़ील के पहले हम पढ़ते हैं वन, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये घने वन भूमध्य रेखा
और उष्ण कटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि ये कटिबंध क्या है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं, जो भूमध्य रेखा यहाँ आ जाएगी, उष्ण कटिबंध यहाँ तक रहता है 23.5 डिग्री तक। तो भूमध्य रेखा से उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। आपको पता होगा या नहीं, पर 0 डिग्री के आसपास क्या होती है, डेली वर्षा होती है। रोज़ मतलब प्रतिदिन यहाँ पे वर्षा होनी ही है। तो यहाँ पे क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम क्या है, कभी शुष्क तो होगा नहीं क्योंकि हमेशा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर जो पेड़ों की पत्तियाँ हैं वो पूरी तरह नहीं झड़ती हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सदाबहार, मतलब सदा ही लगे रहते हैं, तो सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश जो होता है वो वन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़काष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ पे मतलब जो कठोर होते हैं ना, वो दृढ़काष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो रोजबोट, आवनूस और महोगनी। समझ में आया आप लोगों को कि जो उष्णकटिबंधीय वन है, तो उष्णकटिबंध जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं और ये क्षेत्र क्या होता है, गर्म होता है। और यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, सदाबहार इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये पत्तियाँ होती हैं ना, ये अपनी पत्तियों को नहीं झड़ाते हैं। जबकि हमने देखा है अपने आसपास के जो क्षेत्र होते हैं मध्य प्रदेश में, वो अपनी पत्तियाँ झड़ा देते हैं, वो हम भी प्रकार पढ़ेंगे। पर ये क्या करते हैं, पत्तियाँ नहीं झड़ाती, इसलिए भी इनको क्या बोला जाता है, सदाबहार। और देखिए यहाँ पर इतनी मोटी पत्तियाँ होती है कि ये जो पत्तियाँ हैं इनकी वजह से यहाँ पर क्या है, सूर्य भी नहीं आ पाता है। तो इतनी मोटी पत्तियाँ होती है यहाँ पर। तो ये क्या हो गए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब हम इसका क्षेत्र देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना, वो इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। फेफड़े के कहे जाते हैं या फिर फेफड़े की तरह क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों, आप सोचिए, नहीं तो जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी तब इसका आंसर दूँगी। और क्या, ये फैक्ट देखिए, जो एनाकोंडा है, आपने अगर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो विश्व का सबसे बड़ा सांप है। उष्णकटिबंधीय जो ये वर्षा वन है इन्हीं में पाया जाता है। यह जो मगर जैसा जानवर है ना, उसको भी मारकर खा सकता है। ये देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बताए गए हैं, देख रहे हैं कितने घने हैं। और यहाँ बताया गया है कि सूर्य का प्रकाश भी नहीं आ पाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको क्या बताती हूँ, कटिबंध, जिससे आपको जो ये पढ़ रहे हैं वनस्पति का विवरण वो आपको समझ में आए। तो कटिबंध से तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक जो गोलार्ध होता है, तो गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। तो इन भागों को ही क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। कटिबंध को किस ताप के आधार पर बांटा जाता है। गोलार्ध क्या होते हैं, तो 0 डिग्री के जो उत्तर में होगा वो उत्तरी गोलार्ध, जो दक्षिण में होगा वो दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ और साउथ पोल। तो कटिबंध क्या होते हैं, तो ताप के आधार पर पृथ्वी को विभिन्न कई भागों में बांटा गया है, तो उसी को क्या कहते हैं, कटिबंध। अब कटिबंध देखिए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जब 23.5 तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध अपना। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री तक, तो क्या आ जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय। उत्तर दिशा में ही इसलिए लिखा है उत्तर, तो क्या आ जाएगा, उष्ण के बाद शीतोष्ण, फिर आ जाएगा शीत कटिबंध। यहाँ पर देखिए शीत भी है और उष्ण भी है, इसलिए ये क्या बन गया, शीतोष्ण। वो बीच का क्षेत्र होता है ना, तो इसलिए इसको शीतोष्ण, ऊपर का क्या हो गया, शीत, और यहाँ का क्या हो गया, उष्ण, तो क्या बन गया, शीतोष्ण। और ऊपर तो ध्रुव होता ही है 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या आ जाएगा, ध्रुव। उसी तरह दक्षिण में आएगा, दक्षिण में भी उष्ण कटिबंध आएगा 23.5 डिग्री तक, और फिर शीतोष्ण आएगा 66.5 तक, फिर आ जाएगा शीत कटिबंध। तो यहाँ से आपको कटिबंध क्लियर हो गए होंगे कि पृथ्वी को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जिसको क्या कहा गया है, कटिबंध। कटिबंध एक तो हो जाएंगे हमारा उष्ण, दूसरा शीतोष्ण और तीसरा शीत। तो ये आप फिर ऐसा कर लीजिए, उष्ण, शीत और दोनों मिलके क्या बन गए, शीतोष्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाँ, और ये अगर जानकारी नहीं हो तो ये उत्तर की ओर कर्क रेखा रहती है और दक्षिण में क्या होती है, 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है
कि 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उत्तर में उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कर्क, और जो दक्षिण में रहती है उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। अब हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। है तो कटिबंध वही, कटिबंध कौन सा है, तो कटिबंध तो वही है 0 से 23.5 डिग्री तक। कौन सा, 23.5 डिग्री तक, ये वाला कटिबंध। पर यहाँ पे क्या है, अब पर्णपाती वन है। अभी हमने क्या पढ़ा था, सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं, मानसूनी वन होते हैं। ये क्या, जो अपने यहाँ मानसून आता है ना भारत में, मानसूनी वन होते हैं। जो भारत, एक तो भारत हो गया, दूसरा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ समझ लिए भारत है तो यहाँ पर कहा जाएगा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। अमेरिका इस साइड आ जाता है, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। मौसमी परिवर्तन का क्या मतलब होता है, जैसे भारत में क्या आता है, 3 ऋतुएं होती हैं, तो क्या होता है, मौसम का परिवर्तन होता है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता रहता है, मौसमी परिवर्तन होता रहता है। और ये क्या करते हैं, जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ क्या करते हैं, जो वृक्ष होते हैं वो पत्तियाँ झाड़ देते हैं। ठीक है, जो पत्तियाँ होती हैं उनको क्या करते हैं, झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो साल हो गया, सागौन हो गया, और नीम हो गया, शीशम हो गया। ये सारे वृक्ष आप अपने आसपास देखते होंगे। इनका उपयोग क्या है, तो दृढ़ काष्ठ जो वृक्ष हैं वो फर्नीचर में, और जो यातायात होता है उसमें, जो निर्माण सामग्री बनाते हैं उसके लिए उपयोगी होता है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन से हैं, तो बाघ है, और फिर शेर है, हाथी, गोल्डन लंगूर, और क्या हो गया, बंदर हो गए। तो हमने देखा था कि जो सदाबहार वन है वो क्या होते हैं, पत्तियां नहीं गिराते हैं, और जो पर्णपाती होते हैं ये क्या करते हैं कि पत्तियां गिरा देते हैं। कब, गर्मी के टाइम पे, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। शुष्क मौसम में ये पत्तियां झाड़ देते हैं, इसके लिए इनको क्या बोलते हैं, पर्णपाती। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। और बाघ याद रखिएगा, बाघ क्या होता है, टाइगर, और जो चीता होता है वो अलग बात है। चीता अभी क्या है, बहुत फेमस हो रहा है, जब से नामीबिया से चीता आए हैं तो चीता चीता की बात चल रही है। फिर हम देखेंगे, ये देखिए गोल्डन लंगूर है, इसको तो कई बार देखा होगा आप लोगों ने। अब क्या पढ़ेंगे हम, शीतोष्ण सदाबहार वन। ये कहाँ पे आएगा, शीतोष्ण, तो शीतोष्ण ये यहाँ आ जाएगा, ये है अपना शीतोष्ण, ये भी अपना शीतोष्ण कटिबंध। अब क्या पढ़ना है, तो शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार जो वन होते हैं वो क्या होते हैं कि मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। जो मध्य अक्षांश है उसके क्या होते हैं, तटीय प्रदेश, जो तट होते हैं ना उन प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के कहाँ पाए जाते हैं, तो पूर्वी किनारों पर। ये याद रखना, ये जैसे महाद्वीप है तो ये पूर्वी किनारा यहाँ पाए जाएंगे। जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, अमेरिका के भी दक्षिण पूर्व में, दक्षिण चीन में, और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो बांज, चीड़, यूकेलिप्टस। ये क्या होते हैं, दृढ़ भी होते हैं और मुलायम। दृढ़ आप समझ रहे हो ना, मोटे, मोटे और ठोस होते हैं, और मुलायम क्या होते हैं, मुलायम तो आप जानती हो, मुलायम मतलब आसानी से क्या हो जाते हैं, इनमें अगर काटने वाटने में आसानी रहती है। अगर लिप्टिस देखा होगा तो वो क्या होता है, एक मुलायम पेड़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या है, तो शीतोष्ण सदाबहार वन देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में क्या होता है कि गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुआं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 1 मिनट, हाँ तो मैं ये पेज क्या हुआ था, स्किप कर दिया था, वो दूसरे पेज पे चली गई थी। अब हम क्या पढ़ेंगे, शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो ये क्या होते हैं कि जैसे ही उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर क्या होता है, अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। हमने पढ़ा शीतोष्ण सदाबहार वन। अब शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या है कि जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो पहले तो सदाबहार, जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो उच्च अक्षांश पे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उत्तर पूर्व अमेरिका हो गया, चीन हो गया। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे उत्तर पूर्व अमेरिका हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा चीन, यहाँ पर आ जाएगा न्यूजीलैंड, यहाँ चिली आ जाएगा, और पश्चिमी यूरोप।
के तटीय प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। वो भी हमने देखा था तटीय प्रदेशों में, और ये भी तटीय प्रदेशों में। जो सदाबहार थे वो भी पूर्व की, मतलब कि जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी सीमा थी उसकी ओर थे, ये भी तटीय प्रदेशों में है। पर ये क्या होता है कि अपने जो पत्तियां होते हैं तो वो शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ कौन से हैं? तो बांज, ऐस, बीच आदि। हम ज़्यादातर जो भारत में है ना, तो ये वाले पेड़ नहीं पाए जाते हैं। याद रखा ना इन पेड़ों का नाम, बांज, ऐस, बीच आदि। और यहाँ पर जानवर कौन से हैं? तो हिरण, लोमड़ी और कौन सा? भेड़िया। यहाँ के क्या होते हैं? आम जानवर होते हैं। जो फ्रीजेंट होता है तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। फ्रीजेंट देखिए कितना अलग सा लुक दे रहा है। ये रेड कलर की इसकी गर्दन है, ब्लैक कलर का पूरा है। और ये जो है ये क्या है? मोनाल है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन? शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये देखिए दूर दूर लगे होते हैं। और जो हमने वो देखे थे क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय के, वो बहुत ही नज़दीक थे। और यहाँ वहाँ पे क्या लिखा था कि सूर्य की किरणें नहीं आ पाती। यहाँ देखिए यहाँ से सूर्य की किरणें आसानी से आ जाती हैं। फिर हम देखेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति, है ना। तो क्या होता है? भूमध्य सागर एक क्या है? जगह है अफ्रीका। यहाँ पर जैसे महाद्वीप है ना, 2 महाद्वीपों के या फिर 3 महाद्वीप मान लीजिए, उनके मध्य में एक जगह है, उसको बोलते हैं भूमध्य सागर। और जो उसी के आसपास वनस्पति पाई जाती है उसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के जो पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए। हमने देखा है जो शीतोष्ण सदाबहार है और पर्णपाती है तो वो उत्तर पूर्वी किनारों पर मिलते हैं, या तो पूर्वी या उत्तर पूर्वी। आप ये तो समझते हैं ना कि पूर्वी उत्तर पूर्वी क्या है। जैसे ये उत्तर है और ये क्या है? पूर्व, मतलब ईस्ट। तो इस साइड होंगे वो पूर्वी, और जो इन दोनों के बीच होंगे वो क्या होंगे? उत्तर पूर्वी। ठीक है। तो महाद्वीपों के जो पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे क्या होते हैं? भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? महाद्वीप का जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम किनारे, मतलब जो महाद्वीप के इस साइड पाए जाएंगे वहाँ वो क्या पाए जाएंगे? भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ। और जो इस साइड पाए जाएंगे वो कौन से पाए जाएंगे? शीतोष्ण वनस्पतियाँ। ठीक है। अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया की भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में जो पाई जाने वाली वनस्पतियाँ होती हैं वो भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ होती हैं, इसलिए इसका नाम भी यही पड़ा। ये वनस्पतियाँ क्या होती हैं? तो भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि यूएसए है, उसके कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में क्या होता है कि गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। गर्म शुष्क ग्रीष्म तो क्या होती है? गर्म भी होती है और शुष्क भी होती है, जैसे भारत में होती है। पर जो वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु, मतलब कि जो शीत ऋतु होती है उस पर क्या होती है? वर्षा होती रहती है। तो इन क्षेत्रों में आमतौर पर क्या पाए जाते हैं? जो क्या बोलते हैं, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वन सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया। और यहाँ पर क्या है? वन्य जीवन भी कम है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? जो रसीले वो क्या बोलते फल है ना, वो पाए जाते हैं। जैसे अंगूर की ये देखिए बाग लगे हुए हैं, अंगूर पाए जाते हैं, संतरा पाए जाते हैं, ये सब। और ये क्या पाए जाते हैं? फल। यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि भूमध्य सागरीय जो वृक्ष है शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को क्या करते हैं? ढाल लेते हैं। जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु आती है ना, गर्मी की ऋतु, उसमें स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ क्या करती हैं? बाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि जल का ह्रास हो जाता है, इसलिए क्या करती हैं? ये जो उनकी मोटी छाल होती है पेड़ों की और जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? बाष्पोत्सर्जन को क्या करती है? रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहते हैं? फलों की कृषि के कारण इसे क्या कहते हैं? विश्व का फलोद्यान। मतलब विश्व में जो फल का उद्यान है वो क्या कहलाता है? भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है उनको कहते हैं। तो हमने 5 प्रकार की वनस्पति पढ़ ली है। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जाएगा,
इसमें ज़्यादा समझने का नहीं है, मतलब कि अलग से डायग्राम बनाया जाए और फिर समझाया जाए। इसमें चैप्टर को पढ़ते जाइए और वहीं से क्या होता है, समझ विकसित हो जाती है। तो क्या है फिर, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, अब हम क्या पढ़ेंगे, शंकुधारी वन पढ़ेंगे। तो जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध बार बार बता रही हूँ कि 0 डिग्री ये उत्तरी और इस साइड दक्षिणी गोलार्ध। तो ये कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, कहाँ से, 50 से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। डायग्राम से समझिए, 50 से 70 डिग्री मतलब कि इसके मध्य क्या पाए जाते हैं, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में, और जो वो हमने देखे थे वो उत्तरी और दक्षिणी दोनों में पाए जाते हैं। मतलब कि शीत और शीतोष्ण के जो बीच में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, शंकुधारी वन। इन्हें टैगा भी कहते हैं। एक नाम और है, अगर कुछ पूछ ले टैगा तो किसे कहते हैं, तो शंकुधारी वन जो कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 50 से 70 अक्षांश के मध्य में। ये वन जो होते हैं अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई हो गई ना, मतलब पहाड़ों की जो ऊंचाई होती है वैसी वाली ऊंचाई। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था, क्योंकि हिमालय भी अपना ऊंचाई पर है। हिमालय की जो चोटियां हैं वो अधिक ऊंचाई पर है, और सलीमा ने हिमालय में इन्हीं वृक्षों को देखा। तो जो कौन थे, शंकुधारी। ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं और इनकी नरम क्या होते हैं, काष्ठ होते हैं। जो काष्ठ होती है वो क्या होती है, नरम होती है। दृढ़ मतलब कठोर नहीं होती है। ये क्या होते हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों की काष्ठ का उपयोग कहाँ होता है, तो देखिए लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, और जो सामान्य तथा अखबारी कागज़ बनाने के काम आती है। लुगदी बनाने में इनका उपयोग होता है, जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं। और लुगदी काय में जैसे कि सामान्य या फिर जो अखबार के लिए कागज़ बनाती है उसके काम आती है। और जो नरम काष्ठ है उसका उपयोग क्या होता है, माचिस एवं पैकिंग के लिए जो हम बक्से बनाते हैं ना, उनके भी काम आता है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष है, तो चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ पर कौन से, चीड़ और देवदार। यहाँ समानता रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। यहाँ क्या है, क्या आप जानते हैं, रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या होता है, शुद्ध या अनछुआ। क्या होता है, जो शुद्ध हो या जो अनछुआ हो। तो ये इतनी ऊंचाई पर है कि ये क्या होते हैं, अनछुए। माफ़ी चाहूँगी, ये जो कुत्ते की रोने की आवाज़ आ रही थी अभी। ये क्या है, अपने शंकुधारी वन हो गए। ये देखिए ऐसे लंबे, फिर से आने लगी। ये शंकुधारी वन हो गए। और ये क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है हिमाच्छादित, मतलब हिम से क्या हुए हैं, ये ढके हुए हैं, इसीलिए हिमाच्छादित। मतलब शंकुधारी तो समझ में आ गया। ये देखिए शंकु के आकार के होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं शंकुधारी वन। अब हम देखेंगे घास स्थल क्या होते हैं। घास स्थल मतलब कि जहाँ पर घास उगती है वो घास स्थल। तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल क्या होते हैं, तो ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा की बात क्या आता है, उष्ण कटिबंध। तो भूमध्य रेखा के किसी भी ओर, मतलब दोनों ओर, उत्तर या दक्षिण, भूमध्य रेखा के दोनों ओर के कटिबंध के क्षेत्रों में क्या होते हैं, फैले होते हैं। कटिबंध तो आप क्लियर करते जाना, तभी आपको समझ में आएगा चैप्टर। ये 0 डिग्री, ये उष्ण कटिबंध, तो ये घास स्थल कहाँ पर, दोनों कटिबंध तक फैले रहते हैं। ठीक है। और यहाँ जो वनस्पति होती है वहाँ वर्षा कैसी होती है, निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। वही वनस्पति जो निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में होती है, वही हमने देखा था ना। घास स्थल कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर क्या होती है, मध्यम वर्षा। तो निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। और ये घास क्या होती है, काफ़ी ऊंची होती है। सोचिए 3 मीटर से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक बढ़ सकती है ये जो घास होती है। और क्या होता है कि जो अफ्रीका का सवाना घास स्थल है, तो ये इसी श्रेणी में आता है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में क्या क्या, तो हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जैसी प्रकृति होती है वहाँ के जानवर भी वैसे होते हैं। तो यहाँ पे घास इतनी ऊंची होती है, तो यहाँ पर देखिए जिराफ होता है, जेब्रा होता है, तो इनकी गर्दन भी क्या होती है, जिराफ की क्या होती है, ऊंची होती है। फिर देखिए शीतोष्ण घास स्थल कहाँ पाए जाएंगे, शीतोष्ण कटिबंध में। तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के कहाँ, भीतरी भागों में पाए जाते हैं। अक्षांश कौन सा आ गया, मध्य।
शीतोष्ण कौन सा है, मध्य होता है ना, तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के कहाँ, भीतरी भागों में, बाहर नहीं भीतरी भागों में। जैसे ये महाद्वीप है तो ये इसका भीतरी भाग हो जाएगा, तो भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की जो घास होती है आमतौर पर क्या होती है, छोटी होती है एवं पौष्टिक भी होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः क्या पाए जाते हैं, जंगली भैंस पाई जाएंगी, बाइसन पाए जाएंगे और एंटीलोप पाए जाते हैं। अब कटीली झाड़ियाँ देख लेते हैं। तो शुष्क रेगिस्तान जो प्रदेश है उनमें पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी और एवं वर्षा भी बहुत कम होती है, इसके कारण यहाँ पर क्या होती है, वनस्पतियों की तो कमी ही रहती है। अब विश्व के मानचित्र पर जो रेगिस्तानी प्रदेश हैं उनको आप चिन्हित करिए और भारत का जो बड़ा रेगिस्तान है उसका आप नाम बताइए क्या नाम है, और रेगिस्तान के जो कुछ जानवर है उसके भी नाम बताइए। तो भारत का जो रेगिस्तान है वो आपको पता होगा, थार है ना, थार है अपने यहाँ भारत के रेगिस्तान का नाम। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान, हाँ, और ये क्या जानवर कौन सा मिलता है रेगिस्तान में, रेगिस्तान में जो जानवर मिलता है वो कौन सा, ऊँट मिलता है। ठीक है, यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं, मतलब बहुत कम, और बहुत ही जो उनके प्रकार हैं वो भी बहुत कम प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर, ध्रुवीय प्रदेश जानते हो जो 90 डिग्री में है, वहाँ की बात चल रही है। तो वहाँ पे क्या मिलेंगे, काई मिलती है, लाइकेन मिलते हैं और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। जब वहाँ पे छोटा मतलब ग्रीष्म ऋतु आती है ना, तब ये विकसित होते हैं। इसे क्या कहते हैं, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। हमने जो टैगा पढ़ी थी वो कहाँ से, 50 से 70, और फिर जो ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, टुंड्रा वनस्पति। ये कौन है, इसका नाम भी क्या है, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ और काई। ये जो वनस्पति है कहाँ पर, तो यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। जो फर होते हैं वो भी मोटी और चमड़ी होती है वो भी मोटी। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक ठंडी पाई जाती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु से क्या करती है, सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए, सील, एक बालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। अब इनके कुछ हम चित्र देखते हैं। ये देखिए ध्रुवीय भालू क्या होते हैं, फर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और चमड़ी भी इनकी मोटी होती है। ये सील है। और ये क्या है, बालरस, ये देखिए इसके इतने बड़े बड़े दांत निकले हैं। ठीक है, क्या है, नेक्स्ट देखते हैं कि सलीमा के पिता ने उससे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। ये तो अभी भी चल ही रहा है। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग क्या करते हैं, खेती के लिए, अपना घर के लिए क्या चाहते हैं, स्थान चाहते हैं, इसलिए क्या कर देते हैं, पेड़ों को साफ कर देते हैं। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वो वहाँ वन्यजीव जो रहते हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या वे वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे। अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों के काटते रहे तो जो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। क्या आप सलीमा से सहमत हैं, बताइए आप सहमत हैं क्या। अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही जो कमी है उन पर चर्चा करें और उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं उसका सुझाव दें। ठीक है, ये क्या देख के रखा है कि विभिन्न प्रदेशों में जो घास स्थल पाए जाते हैं उनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, उनके नाम हैं। पूर्वी अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सवाना। ब्राज़ील में जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं कंपोज। वेनेजुएला में लानोस, और जो अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। मैं एक काम करती हूँ, अगर आपको याद करना हो तो मैं इसकी ट्रिक डाल दूँगी, आप उससे देख लीजिएगा। और हमारे ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन आंसर, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी। ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया है, पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो मैंने ये कटिबंध समझाए हैं ये भी अपनी याद रखिएगा। तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।
और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही साथ दीजिएगा ताकि हमारा चैनल चलता रहे और मैं वीडियो और भी डालती रहूं। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें।